Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। चंद दिन पहले मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर से डिस्कशन कर रहा था। मैं उनसे समझना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पीएएफ ने जो एज एक्सरसाइज किया इंडियन एयरफोर्स पे, जिसका साइज पाकिस्तान एयरफोर्स से ज़्यादा बड़ा था, जिसकी फाइनेंस पाकिस्तान एयरफोर्स से बेहतर थी, जिसने गुज़श्ता चंद बरसों में बहुत सी हाई टेक एक्विजिशन भी की, आखिर वो पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या एज था? मुझे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि दर हकीकत असल वजह ये थी कि पीएएफ की जो सिचुएशनल अवेयरनेस थी वो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर थी। मैंने उनसे पूछा ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा फॉर्चुनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक इंडिविजुअल अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया, बिकॉज उनकी बहुत ट्रेनिंग रही है वेस्टर्न एयर फोर्सेस के साथ, अमेरिका के साथ। उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया सिचुएशनल अवेयरनेस का, जिसे लिंक 17 कहा जाता है। उन्होंने कहा कि एक लिंक 16 भी है जिसे अमेरिका ने डेवलप किया, लेकिन अमेरिका ने वो लिंक 16 जो है वो इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया जब इंडियन एयरफोर्स ने उनसे बहुत सी एक्विजिशंस की, या फ्रांस से उन्होंने बहुत सी एक्विजिशंस की। बहरहाल उनका मतलब ये था कि जब जंग हुई तो उस वक्त पीएएफ की जो सिचुएशन थी वो दूर दूर तक वो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में वो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत बेहतर थी। मैं अपने वीलॉग्स में मसलसल ये कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल अफेयर्स की जो एक ओवरऑल अवेयरनेस है उसके लेवल और उसके बार को बढ़ाया जाए। मुझे बहुत इत्मीनान है कि कम से कम एक सर्टन परसेंटेज है, 15, 20, 25% जिसकी ये अवेयरनेस जो है पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। यही वजह है कि मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका कोई मज़ा बहुत आता है, इसलिए कि जब आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हैं जो आपके वजूद से दूर हो रही होती हैं, तो दुनिया को और अपने अंदर के हालात को समझने में बेहतर मदद मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल के हवाले से हो रही हैं, लेकिन मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं उनको डिस्कस करूँ तो मैं अखबारों की मुख्तलिफ साइट्स की हेडलाइंस, उनकी वीडियो साथ साथ दिखा के उन्हें एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज़ उसके बगैर उसे एक्सप्लेन करने में कोई मज़ा नहीं है और उसका सही उसके साथ इंसाफ जो है वो नहीं हो सकता। अभी इस स्टेज के ऊपर ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस का लेंस है, इसे मैं पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासत, ख़ास करके जो सूरत हाल एक बार दर्दनाक सूरत हाल एक बार फिर हमारे सामने जिसने डेवलप किया है, जब तीरा वैली के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपेरेंटली एलिजिडली हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम 23 लोग वहाँ पे जाँ बहक हुए, जिसमें औरतें भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, बहुत से और इनोसेंट भी उसके अंदर हैं। हम तो ये जानते ही नहीं कि असल में कितने शरपसंद थे जिन्हें टारगेट कर सके हैं, और असल में इन्होंने मासूम लोगों को, शहरियों को वहाँ पे टारगेट किया। अब ये सूरत हाल के ऊपर हम एक सिचुएशनल लेंस का एनालिसिस लगाते हैं। इस वाक़े के 24 घंटे के बाद जो मातम की और अफ़सोस की फीलिंग है, वो एक गुस्से की सूरत हाल, एक एंगर में चली जाती है, जब लोग मसलसल नारे लगाते हुए हमें नज़र आते हैं। ऐसी बहुत सी फुटेज हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये कर्नल जनरल दहशतगर्दी हमें नामंजूर है, कर्नल जनरल दहशतगर्दी जो है, वो नहीं चलेगी। जैसा कि आप तवक्को कर सकते हैं कि जीएचक्यू की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि लोगों को ठंडा करें, मामले का कोई हल निकालें, कॉम्पनसेशन वगैरह दें। और हमें खबर मिलती है कि अली अमीन गंडापुर अपने एमएनएस के ज़रिए, जो खुद भी पहले प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन उनके ज़रिए लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे के उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि जब इस्लामाबाद में 26 नवंबर 2024 को मैसेकर हुआ और बहुत से लोग वहाँ पे गुम हो गए, कितने लोग गुम हो गए उसके कोई एदाद शुमार हमारे पास नहीं है। प्रिज्यूम यही किया जाता है कि रात के 11 बजे के बाद जब फायरिंग हुई उसमें वो लोग जाँ बहक हुए। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के चीदा चीदा लोगों की इसी तरह से अली मीन गंडापुर की टीम की जिम्मेदारी लगाई गई। एलिजिडली ये इल्ज़ाम है कि लोगों को ढूंढ के उन गरीब घरों को कॉम्पनसेशन दी जाए, और उस वक्त भी 1-1 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन का जिक्र जो है वो मेरे कानों में पहुंचा। यानी अभी एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि पहले लोगों को मारो मॉरल इम्पैक्ट के लिए, दहशत बैठाने के लिए, उसके बाद उनके जो लवाहिकीन हैं गरीब, उनको आप पैसे दे दें, और ज़ाहिर है कि कोई अमीर जो है वो कभी भी आपको कटिंग एज पे प्रोटेस्ट करता हुआ नज़र जो है वो नहीं आता। बहरहाल मैंने इस हवाले से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, वीलॉगर, पॉलिटिकल कमेंटेटर इमरान रियाज साहब की मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो देखी। छोटी मुख्तसर वीडियो है, 17-18 मिनट की, चंद घंटे पहले उन्होंने अपलोड किए, जिसमें इमरान रियाज ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो पिटिशन है, जहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एड एक्शन इन एड सिविल पावर का जो एक कानून था उसके खिलाफ जब वहां पे लोग गए तो उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो स्टे ऑर्डर को विड्रॉ कर लें। ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि जैसे कि इमरान एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री एक्शन सिर्फ इस वजह से हो पा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ऐसा कानून बना रखा है जिसके तहत अफवाज पाकिस्तान को ये इजाज़त है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं इन एड ऑफ द सिविल पावर। और वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि इस कानून को ख़त्म कर दें। और वो ये बताते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को सस्पेंड कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा था, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इसके खिलाफ एक पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां इस हवाले से एक स्टे ऑर्डर जो है वो इशू हुआ है। और अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वहां से अपनी लीगल टीम उनके पास है उसे विड्रॉ कर ले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और फिर अफवाज पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकेंगी। इसे देख के, और चूंकि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया या जो मालूमात उन तक पहुंची हैं, उसके नतीजे में ऐसा लगता है कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो 6 फुट 6 इंच के अली अमीन गंडापुर के नातमान कंधों के ऊपर है। कद से इंसान की हिम्मत जुर्रत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो चाहें तो इसे विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस मामले में थोड़ा सा, कुछ मुझे वैसे भी याद था, कुछ मैंने याद से ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च की, और जो हकीकतें मेरे सामने आई हैं वो खासी डिस्टर्बिंग हैं, वो खासी ट्रबलिंग हैं, और बड़ी अनप्लेजेंट किस्म की वो डेवलपमेंट्स हैं, और मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशनल अवेयरनेस के लेंस को जब हम चीज़ों पे अप्लाई करते हैं तो फिर हमें सूरत हाल बेहतर समझ आती है, और हमें ये भी समझ आता है कि हम सब लोग, आप सब लोग, पाकिस्तान का मीडिया, सहाफ़ती सर्कल, सियासी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, वकला, बार एसोसिएशन, सब मिल के एक ट्रेजेडी को जन्म देते हैं। और तीरा वैली में जो हुआ है या खैबर पख्तूनख्वा में जो मसलसल हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़ौजियों पे, जर्नैलों करनैलों पे नहीं है, और ना उसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर है शरीफ ज़रदारी, उसकी ज़िम्मेदारी हम सब की है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस चीज़ की तरफ इमरान रियाज इशारा कर रहे हैं और नामुकम्मल उन्होंने बात की है, वो 2011 के वो रेगुलेशंस हैं जो उस वक़्त के प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इशू किए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फाटा एंड पाटा। यानी फाटा फर्स्ट फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज फाटा जो उस वक़्त थे, और प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज पाटा के लिए ये रेगुलेशन इशू किए प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कि वहाँ पर इन एड ऑफ सिविल एक्शन, इन एड ऑफ सिविल पावर में फ़ौज जो है एक्ट कर सकती है। लेकिन बाद में जब फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज करके एब्जॉर्ब कर लिया गया तो एक नई सूरत हाल पैदा हुई, जहां वो कवानीन ज़ाहिर है रिडंडेंट हो गए। 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ के गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसमें इन कवानीन को, इन एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर को पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर फैला दिया गया। अब आप ज़हन में लाएँ कि उस वक़्त गवर्नर कौन थे? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस वक़्त गवर्नर शाह फरमान थे। शाह फरमान ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम लीडर थे, बल्कि वो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब भी थे। नथिया गली के रेस्ट हाउस के अंदर जब भी इमरान खान क़याम फरमाते थे, तो जो शख्स उनके साथ डिनर या लंच करता था और उनके साथ मौजूद होता था, जो उनका पुराना दीना साथी था, उसका नाम भी शाह फरमान ही था। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आरिफ अलवी, गवर्नर तहरीक इंसाफ का शाह फरमान, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनप्रेसिडेंटेड उनकी, और उन्होंने कानून पास किया है एड इन एक्शन इन एड सिविल पावर। और उसको चैलेंज किसने किया? उसको चैलेंज किया एएनपी ने, उसको चैलेंज किया और वकला ने, और उसके नतीजे में उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट के, जनाब वक़ार सेठ मरहूम, जिनकी डेथ हो चुकी है 2020 में, और वो बड़ी कन्विक्शन के आदमी थे और वो मिलिट्री इंटरफेरेंस के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। वक़ार सेठ ने, उनके साथ मुसर्रत हिलाली थी, लगता है मुसर्रत हिलाली उस वक़्त बेंच में थी, शायद उस वक़्त तक उन जीएचक्यू के असर रसूख में नहीं आई थी। बहरहाल इस दो मेंबर का जो पैनल और बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, उसने इस कानून को जो शाह फरमान ने ऑर्डिनेंस इशू किया,
اسے غیر قانونی قرار دیا، اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے ایک انہوں نے پٹیشن کی اور انہوں نے ایک سٹے وہاں پہ آبٹین کر لیا، اور اس سلسلے میں ان کے مخالف دوسری سائڈ پہ افراسیاب خٹک صاحب کا اور بشرا گوہر کا، جن کا میں تھم نیل میں بھی پکچر ڈال رہا ہوں، ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے۔ اور اس وقت سپریم کورٹ میں جس بینچ کے سامنے کیس لگا، اسے پریزائڈ کر رہے تھے، اسے ہیڈ کر رہے تھے جناب آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس آصف سعید کھوسہ۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اس کو آپ سچویشنل اویئرنیس کہہ دیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ کی کمی کہہ دیں۔ اب عمران خان کے مسلسل میسیجز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ ہم یہ میسیج سن چکے ہیں کہ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو فوری طور پہ روکا جائے۔ خیبر پختونخوا کے جو آپریشنز ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیجیٹیمیٹ حکومت اور اس کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، ان سے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں نکلے گا۔ لیکن 2019 میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، جب شاہ فرمان گورنر تھے، جبکہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، کوئی بری نیت نہیں ہوگی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز جو ہیں وہ کیا ہوں گی، خود ان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، ارسوائل فاٹا کے لیے۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت آرگومنٹ بڑا سمپل سا ہوگا کہ فاٹا کے اندر مسائل ہیں، فاٹا کے اندر ہم نے اسی قسم کے قوانین سے لوگوں کو دبا دب انٹرنشپ کر کے انٹرنمنٹ سینٹر میں ڈال کے اٹھا لیا ہے بغیر وارنٹ کے، ان کو اٹھا کے گم کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں صورتحال پہ کنٹرول پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کو، عمران خان کی پارٹی کو یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ کسی بھی طرح پہ اس قسم کے قوانین کو جو 2011 میں بنائے گئے تھے، انہیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ میجورٹی جو میجر آپریشنز تھے وہ ختم ہو چکے تھے، پوری صورتحال بائی اینڈ لارج کنٹرول میں آ چکی تھی۔ اگر اس وقت بھی افواج پاکستان کی کنسیڈریشن یہ تھی کہ بعض ڈسٹرکٹس کے اندر ہمیں شرپسندوں سے خطرہ اور چیلنج ہے، تو ایسے بہت سے قوانین نکالے جا سکتے ہیں جس میں پروونشل گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر کو یہ امپاور کرتی، ڈپٹی کمشنر کو ویسے بھی یہ امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان ایڈ آف سول پاور ملٹری گیریزنس کو کال کر سکتا ہے، جس طرح سے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں ہوتا ہے یا دنیا کے اکثر علاقوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ایسا کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ کنسیڈریشن اس وقت نہیں تھی، بیکاز لوگوں نے سوچا نہیں کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پاکستان کے کمپلیکس پولیٹیکل ڈائنامکس کی ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ یہ آج اس ٹریجڈی کے موقع پہ ہم ان کی اپنی جو مس انڈرسٹینڈنگس یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو بہت بہتر طور پہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی لینس کو آگے لے کے آ جائیں ایک اور صورتحال میں۔ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، جس وقت ملٹری کے بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے یہ کہہ کے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ تیرا ویلی کے اندر جو ہم نے کاؤنٹر ٹیرر سی ٹی آپریشنز کیے ہیں، یہ بڑے ضروری تھے۔ جب سی ٹی آپریشنز کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتے ہیں، لیکن سی ٹی آپریشن ہم کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام ایف جے رکھا ہوا ہے، اصل میں ان کا نام ہے فرحان جعفری۔ وہ فرحان جعفری صاحب کی بڑی کٹ لگائی ہے پاکستان والی کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں۔ انہوں نے کوئی تحقیق کی ہے، کسی طرح سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فرحان جعفری صاحب جو ہیں یہ پہلے کوئی چھوٹے موٹے اسکول ٹیچر تھے، بڑی غربت میں سروائیو کرتے تھے کراچی میں، پھر جو زائنسٹ صہیونیوں کو دنیا بھر میں مسلمان چاہیے ہوتے ہیں پروپیگنڈے کے لیے، پاکستان والی کا اکاؤنٹ کے الزام لگاتا ہے کہ ان کو انہوں نے ہائر کر لیا۔ پھر آئی ایس آئی والوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو کٹ چاڑی، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، پھر انہوں نے ان کو ہائر کر لیا، اور اب اپیرنٹلی یہ دونوں سائڈس کے لیے کام کرتے ہیں۔ دن میں ایک سائڈ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں، رات کو دوسری سائڈ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں، اور یوں ان کا گزر بسر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی کانٹیکس کے اندر پاکستان افواج سے منسلک بعض اکاؤنٹس یہ دعویٰ کر رہے ہیں، چونکہ میں نے ایک اپنے ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی فوج اپنے لوگوں کے اوپر حملے نہیں کرتی، وہ اگر فلسطینیوں پہ بھی حملے کرتے ہیں تو اس کو اناؤنس کرتے ہیں، کم از کم اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ تیرا میں کوئی ذمہ داری ہی قبول نہیں کر رہا، بلکہ الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ خود ہی بم پھٹ گئے۔ تو اس کے جواب میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ہینیبل ڈاکٹرائن کو استعمال کرتی ہے، اور ہم نے بھی ہینیبل ڈاکٹرائن انہیں سے سیکھا ہے۔ ابھی ہینیبل ڈاکٹرائن کیا ہے؟ ہینیبل تو ویسے افریقہ کے جو ہیں ایک بہت بڑے جنرل لیڈر اسٹیٹسمین تھے، جنہوں نے روم پہ حملہ کیا تھا۔ ایک بہت بڑا تاریخی ایک معاملہ ہے، کبھی اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ بہرحال ہینیبل ڈاکٹرائن یہ ہے جو 1986 میں اسرائیل کی اس وقت کی ملٹری چیف نے، جب ان کا حزب اللہ کے ساتھ بہت مقابلہ تھا اور حزب اللہ اسرائیلی سولجرز کو ایبڈکٹ کر لیتے تھے بیٹل گراؤنڈ سے، اور اس کے بعد سینکڑوں جو حزب اللہ کے اپنے قیدی تھے اسرائیل کے جیلوں میں یا حماس کے قیدی تھے، ان کو رہا کروایا جاتا تھا صرف ایک سولجر کو ایکسچینج کر کے۔ تو اسرائیلی آرمی کا ایک ریٹن ڈاکٹرائن اس وقت آیا، ڈکٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں اسرائیلی سولجر جو ہے اس کی ابڈکشن ممکن نہیں ہو
ऐसी फायरिंग करें कि बेशक इसराइली सोल्जर भी उसमें मर जाए, लेकिन आपने अगवा नहीं होने देना, बिकॉज हम इसके हाथ ब्लैकमेल होते हैं। ये वो डॉक्ट्राइन है जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि इस पे कोई अमल भी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 2016 में उस वक्त के इसराइली आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने हैनिबल जो डॉक्ट्राइन है, ये हैनिबल क्या कहते हैं डायरेक्टिव जो है, इसे उन्होंने ख़त्म कर दिया। 2023 के 7 अक्टूबर के बाद दोबारा हारेट्स जो इसराइल का लेफ्ट ऑफ द सेंटर पेपर है, उसने इल्ज़ाम लगाया कि हैनिबल डॉक्ट्राइन जो है, ये डायरेक्टिव जो है, उसको दोबारा इस्तेमाल किया गया है और उस दफ़ा सिविलियंस को इसराइल की फ़ौज ने मारा है ताकि उनको फ़लस्तीनी हमास वाले उठा के ना ले जा सकें। ये कंट्रोवर्शियल भी है, इसकी कोई डिटेल्स हैं भी नहीं, और कहीं दूर पार से भी तीरा वैली की ट्रेजेडी के अंदर इसको जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ सारा मामला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, नासमझी की वजह से, लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से, जिसके नतायज ख़राब से ख़राब निकल रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि जब आप इसको मिलिट्री माइंड से देखते हैं, जो बात मैं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आती। उनके हिसाब से हमने इधर भी दहशतगर्द मार दिए, उधर भी दहशतगर्द मार दिए, तो मामला जो है वो ठीक ही चल रहा है और ये फजूल बंदा बाहर बैठ के अमेरिका से बकवास कर रहा है। मैं आप सबको याद करवाऊंगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिचुएशनल अवेयरनेस, ज़रा इस चीज़ को याद करें। 2004 से फॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशंस हमने अर्सवाइल फाटा में शुरू किए, 21 बरस हो चुके हैं। इन मौजूदा ऑपरेशन से जो 2022 के आखिर में 2023 में शिद्दत इख्तियार कर गए, इससे पहले 21 बड़े फुल फ्लैज कोड नेम्ड ऑपरेशंस जो हैं वो हो चुके हैं और हर ऑपरेशन को सक्सेस करार दिया गया। ये ऑपरेशन जो मसलसल अब तकरीबन 2-2.5 बरस से चल रहा है, ये 22nd सीरीज ऑफ ऑपरेशंस है। इसके अंदर खुदा जानता है कि कितने छोटे छोटे ऑपरेशन जो हैं वो प्लान किए गए होंगे। नेट रिजल्ट क्या है कि बहुत ही मोहतात अंदाजे से 2004 से अब तक सिर्फ अर्सवाइल फाटा केपी और उससे रिलेटेड जो वायलेंस है, उसमें शायद 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। लेकिन एक दूसरा भी थिएटर ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जहन में लाएं कि 2006 से नवाब अकबर खान बुगटी के कत्ल के बाद से हम मसलसल अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो मसलसल लड़ रही हैं बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की तकरीबन 43% जोग्राफिया जो है वो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के 43% जोग्राफिया में भी मसलसल लड़ाई हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़े इलाके के अंदर भी मसलसल लड़ाई हो रही है। 2 जंगें जो हैं वो लड़ी जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सर्टन एक्शन कमेटी अपने हकूक़ मान रही है, जीबी के अंदर भी, और वो भी खासी ठीक ठाक किस्म की सूरत हाल है, और जीबी के अंदर भी एक खासी शोरश की तरह की फीलिंग है। गुज़िश्ता 24 घंटे में ये खबर भी मसलसल पाकिस्तान के अखबारों से ही हमें मिल रही है कि जाफ़र एक्सप्रेस की पटरी पे फिर एक बार बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है। जब आप उस खबर को आप पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अखबारों से ही पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि मार्च में जब जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ और सारी ट्रेन लाइन सस्पेंड हो गई थी, उसके बाद से कोई एक सिंगल महीना ऐसा नहीं है, कोई 3-4 हफ्ते ऐसे नहीं गुजरे कि कोई ना कोई हमला जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस पे नहीं हो रहा और ट्रेन लाइन जो है वो सस्पेंड हो जाती है। ये वो सारी एक अवेयरनेस है जिसमें सवाल ये उठता है कि टेक्टिकली ये ऐन मुमकिन है कि सोमवार के दिन या मंगल के दिन कुछ दहशत गर्दों को, उनको आप फितना और खवारिज कहें या फितर और हिंदुस्तान कहें, उन्हें पाकिस्तान आर्मी के ये एक्शन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल एंड रिजल्ट क्या है? 21 बरस की मिलिट्री जो मसलसल कार्रवाई हो रही है या ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो चुके हैं, हज़ारों अफसर और जवान जो हैं वो जाम बहक हुए हैं या इनवैलिड हो गए हैं या ज़ख्मी हो गए हैं, और लाख से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं जिसमें दहशतगर्द भी होंगे वो मारे जा चुके हैं। व्हाट इज़ द एंड स्टेट? हालांकि जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वगैरह के लेवल में, उसमें हमेशा एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, एंड स्टेट। यहाँ तो कोई एंड स्टेट जो है वो क्लियर नहीं हो रही। अब इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज़ाहिर है सारे ही पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब के लोगों की बनती है और पंजाब की प्रोफेशनल सर्कल्स की बनती है। ये सही है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़े सख्त इसके बारे में अपना उन्होंने एडवाइजरी इशू किया है या प्रेस रिलीज इशू की है, लेकिन प्रेस रिलीज की बात नहीं है यहाँ। तो ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करना चाहिए, उन्हें सड़क पे निकलना चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान की जो पंजाब की वकला बार एसोसिएशन हैं, इस्लामाबाद की, लाहौर की, फैसलाबाद की, मुख्तलिफ जगहों की, उनको सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें रेजोल्यूशन पास करने चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरह से मिलिट्री पावर का और एयर पावर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों, अब तो खैबर पख्तूनख्वा ही है ना, अर्सवाइल फाटा तो नहीं रहा, अब तो खैबर पख्तूनख्वा ही उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसे हम, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये हमारे नाम पे हो रहा है और ये बिल्कुल ठीक नहीं। अब हमें ये बात भी ठीक तरह से समझ आती है कि ये दहशतगर्द हैं या अनासर हैं या मिलिटेंट्स हैं, जब इन्होंने 2006, 7, 8, 9 के बाद
पंजाब के शहरों में खा इस्लामाबाद हो, खा लाहौर हो या मुख्तलिफ जगहों पे जब इन्होंने हमले शुरू किए तो दर हकीकत उसके पीछे मैसेज क्या था? वो मैसेज ये दे रहे थे कि आप अपने आप को अपने किले में महफूज समझते हैं, हम इस जंग को आपके घर तक ला सकते हैं। ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग मसलसल चल रही है। ये जंग इसलिए शुरू हुई है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने मसलसल 1979 के बाद से नाआक़िबत अंदेशी के गलत उन्होंने अनवाइज़ फ़ैसले किए। अफ़गानिस्तान की जंग में जब पाकिस्तान को झोंका, उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़ाती इक़्तिदार में ये हुआ, उसको नाम दे दिया इस्लामी जिहाद का, ठीक है? उसके बाद जनरल मुशर्रफ के ज़ाती इक़्तिदार में हुआ, उसको नाम दे दिया आपने किसी किसी और चीज़ का कि पाकिस्तान को बचाया। ये मसलसल वो सीरीज़ ऑफ मिस्टेक्स हैं, जिसके बारे में उसी तरह की सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए, जैसी लिंक 17 से 7 मई 2025 में 25 मिनट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थी। पॉलिटिक्स में भी यही सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए। यूनाइटेड नेशन, इसराइल और फ़लस्तीन पे फिर बात करूँगा अगले व्लॉग में। थैंक यू।